जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हंटर एसएससी पर। आज हम इस वन शॉट में पूरे 18 से 19 दिसंबर दोनों दिन जो भी एग्जाम्स हुए दिल्ली पुलिस में जीके जीएस का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, साथ में ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी। ठीक है, इससे बनने वाले हम पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में कराए हुए हैं। एक क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चंस और बन सकता है, पूछ सकता है, उससे वो सब कराया हुआ। आप एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, साथ में उन टॉपिक्स को रिवाइज करके जरूर जाइएगा जो जो मैंने इसमें कराए हुए हैं। बेहतरीन वीडियो होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ध्यान से आप सभी। पहला क्वेश्चन है आपका, पहले एशियाई खेल 1951 में भारत की रैंक क्या थी? ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत जो है पहले एशियाई खेलों में 1951 में भारत जो है वो दूसरे नंबर पर रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जापान पहले स्थान पर रहा और भारत ने कुल 51 पदक जीते थे, और जिसमें 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक थे। ये भी आप सबको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसी में पॉइंट है आपका, 2023 एशियन गेम्स चीन के होंगजो शहर में आयोजित किए गए थे। यह 19वां संस्करण था और भारत ने कुल 107 पदकों के साथ, यानी कि 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य के साथ पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया था, जो भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, 2026 के एशियाई खेल जापान के एची प्रांत और नागोया शहर में आयोजित किए जाएंगे, जो 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होंगे। ये आपके प्रमुख मेजबान देश हैं, इनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। ठीक है, तो थाईलैंड ने 4 बार, 1966, 1970 और 1978 और 1998। जापान में 3 बार और चीन ने 3 बार, दक्षिण कोरिया ने भी 3 बार और भारत ने 2 बार, 1951 और 1982। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जो पूछा गया है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेंस IAAF की स्थापना कहाँ हुई है? तो आप सबको पता है, स्टॉकहोम स्वीडन में। इसकी जो स्थापना है वो स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। बात करें स्थापना तारीख की, अगर पूछ ले तो बताएंगे 17 जुलाई 1912, और वर्तमान नाम है वर्ल्ड एथलेटिक्स। और वर्तमान मुख्यालय पूछे तो बताओगे मोनाको। इसमें ही नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जो सेविस्टियंस को भारत में कौन है? तो आप बताओगे बहादुर सिंह साहू। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछ ले वर्ल्ड एथलेटिक्स कौन है, तो वो है सेविस्टन को, और भारत में पूछ ले तो बताएंगे बहादुर सिंह साहू। बात करें स्थापना की, तो 1946 में प्रोफेसर जीडी सोंदी और महाराजा यादविंद्र सिंह की पहल पर हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह साहू, जनवरी 2025 से। नेक्स्ट है, इसी में अब तक सबसे अधिक ओलंपिक पदक, स्वर्ण पदक किसके पास हैं? अब तक जो कुल पदक की बात करें हम, तो इसमें 23 स्वर्ण पदक हैं, वो है माइकल पेल्स के पास। ऑप्शन ए, माइकल पेल्स के पास। नेक्स्ट है, फुटबॉल खेल में गेंद को कौन से बॉडी पार्ट से टच स्पर्श करने के नियम के अनुसार मना है? फुटबॉल खेल में जो टच करना या स्पर्श करना का जो नियम है उसको मना है, वो है हाथ। ठीक है, हाथ से हम फुटबॉल को टच नहीं कर सकते। फुटबॉल में खिलाड़ी गेंद को पैर, सिर, छाती, जांग आदि से खेल सकता है, लेकिन हाथ या बाजू से गेंद को छूना नियमों के विरुद्ध है। केवल गोलकीपर को अपने पेनल्टी एरिया के अंदर हाथ से गेंद पकड़ने की अनुमति होती है। बात करें फुटबॉल से संबंधित कई शब्द हैं, जैसे ध्यान रखिएगा, ड्रिबल, ऑफसाइड, गोल, पेनल्टी किक, फ्री किक, कॉर्नर किक, हैट्रिक फाउल, टैकल, डिफेंडर, मिडफील्डर, फॉर्डर हेडर, बाइसाइकिल किक और थ्रो इन प्रमुख हैं। नेक्स्ट है आपका, 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो ध्यान रखिएगा, भारत ने 2 पदक जीते थे। 2016 रियो डी जेनरी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल 2 पदक जीते थे। ये दोनों पदक रजत यानी कि सिल्वर थे। और बात करें पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु ने महिला बैडमिंटन सिंगल में रजत पदक जीता। फाइनल में स्पेन को कैरोलिना मारिना से हार गई। वहीं साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती में 58 केजी में फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता था। वो फाइनल में स्वीडन की सुसाना
हेरिक्सल से हार गई थी। नेक्स्ट इसमें याद रखिएगा टोक्यो 2021 में 7 मेडल, जिसमें 1 गोल्ड लिया नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में, 2 सिल्वर आए थे मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया द्वारा, और ब्रॉन्ज आए 4 सिंधु, पीवी सिंधु, लोबनिया वोरगोहेन और मेंस हॉकी टीम ने लिया, और वहीं बजरंग पुनिया रेसलिंग में लेकर के आए थे। टोक्यो 2020 के खेलों की बात करें तो बात करें हम पेरिस ओलंपिक्स की, तो 2024 में 6 मेडल आए थे, जिसमें 1 नीरज चोपड़ा लेके आया, 5 ब्रॉन्ज थे मनु भाकर, स्वप्न कुसाले, अमन शिरावत और मेंस हॉकी टीम। ठीक है, पेरिस 2024 मॉडल टेबल टॉप 3 फाइनल रही, वो है यूनाइटेड स्टेट 126 मेडल के साथ, चीन 91 के साथ और फ्रांस 108 के साथ। हिंदी महिलाओं की भाला प्रतियोगिता को ओलंपिक कार्यक्रम में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा, जो महिला की जो भाला प्रतियोगिता है जो ओलंपिक कार्यक्रम है वो 1932 में जोड़ा गया था। ठीक है, 1896 में एथेंस पहले आधुनिक ओलंपिक, जिसमें एथलेटिक्स, साइकिलिंग, तैराकी, कुश्ती, भारोत्तोलन, तलवारबाजी, निशानेबाजी, टेनिस और जिम्नास्टिक जैसे खेल थे। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अन्य प्रमुख स्थायी खेल जो पहली बार शामिल हुए, वुशु कुश्ती 1896 में, टेनिस 1988 में, शूटिंग को 1896 में, रोइंग 1900, बॉक्सिंग 1904, डाइविंग 1904, फुटबॉल 1900 से 1908 में, वॉलीबॉल 1964 में, जूडो 1964, टेबल टेनिस 1988, ताइक्वांडो 2000 में और रग्बी को 2016 में और गोल्फ को 2016 में शामिल किया गया। हिंदी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदकों के साथ अपनी उच्चतम पदक संख्या प्राप्त की है? तो याद रखिएगा 7 पदकों के साथ। भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपनी उच्चतम पदक संख्या 7 पदकों के साथ 2021 टोक्यो ओलंपिक में प्राप्त की। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक शामिल थे। इसमें पहले 2012 लंदन ओलंपिक में 6 पदक आए थे। ठीक है, और वहीं भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन टोक्यो ने इसे पार कर लिया। 2024 पेरिस में 6 पदक जीते गए, जो संयुक्त रूप से दूसरा सर्वोच्च है। इसमें पॉइंट याद रखना है, भारत ने हॉकी में अब तक कुल 13 ओलंपिक पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। यदि कोई राज्य, नेक्स्ट है आपका, यदि कोई राज्य संघ द्वारा किससे दिए गए निर्देश का पालन करने में विफल रहती है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कस अनुच्छेद में वर्णित है। ध्यान रखिएगा, यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहती है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 365 में वर्णित है। ठीक है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है, जिन विषयों पर राज्य का अधिकार है, तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, जिसे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 मुख्य प्रावधान है, लेकिन असफलताओं का आधार अनुच्छेद 365 प्रदान करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और 352 राष्ट्रीय आपातकाल से। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। किस संशोधन से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा संशोधन था जिससे मतदान की जो आयु है 21 से हटाकर 18 कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 में न्यूनतम आयु थी जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, यह संशोधन अनुच्छेद 326 से परिवर्तन करके लागू हुआ, जिससे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में युवाओं की भागीदारी बढ़ी थी। यह विधेयक 1988 में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित हुआ तथा 28 मार्च 1989 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी। ठीक है, और राजीव गांधी सरकार के दौरान यह फैसला लिया गया था। बात करें 42वां संविधान संशोधन, तो इसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था, जबकि 73वां पंचायती राज से और 86वां शिक्षा का अधिकार से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का निलंबन की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की जो अवधारणा है वो जर्मनी से ली गई है। जर्मनी से ली गई है, जर्मनी के बीमार संविधान, ठीक है, इससे ली गई है। विशेष रूप से ये अनुच्छेद 358 और 359 के माध्यम से, याद रखिएगा ये भी आप।
और बात करें हम कुछ पॉइंट्स आगे, तो आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ये दो मौलिक अधिकार आपातकाल में भी कायम रहते हैं और नागरिकों को इनसे वंचित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है, पूछा है आपसे। तो याद रखिएगा, संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्र का जो राज्य के बीच में जो विभाजन है वो, ठीक है, और स्वतंत्र न्याय के जो शामिल है वो सब शामिल है, जो संविधान की सर्वोच्च सुनिश्चित करती है। और बात करें हम एकल नागरिकता की, ठीक है, तो एकल नागरिकता भारतीय संविधान की जो एकात्मक विशेषता है, न कि संघवाद, ठीक है। शुद्ध संघवाद जैसे अमेरिका में द्वैध नागरिकता है, वहीं राष्ट्रीय और राज्य होती है अलग अलग, लेकिन भारत में केवल भारतीय नागरिकता है जो केंद्र को मजबूत बनाती है, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 75 संसद को संदेश भेजना या संबोधित करना अनुच्छेद 86-87 में, और विधेयकों पर वीटो शक्ति जैसी शक्तियां प्राप्त हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें पूछा नहीं है, नियुक्ति है आपकी, संदेश भेजना है, वीटो है, पर कानून का मसौदा तैयार करना नहीं है। कानून का मसौदा तैयार करना संसद का विशेष अधिकार है, याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 107 108 कहता है कि राष्ट्रपति केवल विधेयकों पर सहमति देते हैं या अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी अनुच्छेद 123, ठीक है, ये भी याद रखना, लेकिन विधायी प्रक्रिया का प्रारंभिक जो मसौदा नहीं बनाते। राष्ट्रपति की शक्तियां मुख्यतः नाम मात्र की है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग होती हैं। हिंदी लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है, जो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं अनुच्छेद 93 में। और वर्तमान में ओम बिरला 2024 से दूसरी बात इस पद पर है, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, याद रखिएगा। पॉइंट है इसमें, स्पीकर सदन की जो कार्यवाही संचालित करते हैं, बहस का निर्णय लेते हैं और बराबरी की स्थिति में निर्णायक वोट डालते हैं, उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। वहीं राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र बुला सकते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं, प्रधानमंत्री सदस्य हैं, लेकिन अध्यक्षता नहीं करते। यूसीसी क्या है? यूसीसी क्या है? यूसीसी का अर्थ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक समान नागरिक संहिता, ठीक है, जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामले में सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग से स्वतंत्र के लिए एक सामान्य कानून का प्रस्ताव देती है। पॉइंट ऐसी में कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित है, ठीक है, और जो राज्य को पूरे भारत में यूसीसी लागू करने का प्रयास करने में निर्देश देता है, हालांकि न्यायिक रूप से बाध्यकारी नहीं होता। पॉइंट है इसमें एक और याद रखिएगा, उत्तराखंड ने 27 जनवरी 2025 से इसे पहला राज्य स्तर पर लागू किया है जो लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है, ठीक है। बीएनएस के अनुसार इसे रियल अपराधी माना गया है, तो ध्यान रखिएगा, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अनुसार सभी व्यक्ति जो किसी अपराध को अंजाम देने में किसी भी तरह से शामिल होते हैं उन्हें अपराधी माना जाता है, ठीक है। याद रखना आपको, जो अपराध में शामिल होगा, जो अपराध में शामिल भी होता है, ठीक है। बीएनएस से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। 1989 महाराष्ट्र कैडर के रिटायर्ड आईएएस कौन है जिन्हें भूमि संसाधन सचिव बनाया गया है? तो मनोज जोशी हैं। ये मनोज जोशी 1989 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें भूमि संसाधन विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत हैं। वहीं 1987 में महाराष्ट्र में जो कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे वो थे आर.ए. राजीव, और जिन्हें भूमि संसाधन सचिव बनाया गया था। ये पहले थे, अभी फिलहाल ये है मनोज जोशी, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना? तो आप सबको पता ही है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य लक्ष्य वित्तीय समावेशन, जिसमें हर परिवार को कम से कम एक बुनियादी बचत बैंक खाता, रुपए डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा 2 लाख तक का और ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करना शामिल किया गया है, ठीक है। तो प्रोवाइड एट लीस्ट 1 बैंक अकाउंट टू एवरी हाउस होल्ड, याद रखिएगा। बात करें इसमें आगे पॉइंट्स, यह योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई, जिसमें 55 करोड़ से अधिक खाते खोले और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाया, विशेष रूप से ग्रामीण और कमजोर वर्गों को, ठीक है।
नेक्स्ट है इसमें प्रधानमंत्री किसान योजना में वित्तीय सहायता कैसे मिलती है। हाउ इज फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड अंडर द प्रधानमंत्री किसान योजना। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में वित्तीय जो सहायता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के किसान के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। कहां पर की जाती है? सीधे बैंक खाते में, डीबीटी टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और प्रतिवर्ष 6,000 की राशि 3 समान किस्तों में 2,000 प्रत्येक, मतलब 4 महीने के अंतराल पर दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2025 में उपराष्ट्रपति के साथ राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर प्रदेश दिवस समारोह हुआ 2025 में 24-26 जनवरी को लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, इनके साथ राज्यपाल थे आनंदीबेन पटेल, और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर उन्होंने उद्घाटन किया और 6 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया। ठीक है, वहीं कार्यक्रम की जो थीम थी वो थी विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश, जिसमें सांस्कृतिक प्रदर्शनी, पुरस्कार वितरण और विकास पर चर्चा हुई। सभी 75 जिलों में समांतर आयोजन हुए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं के आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो लखपति दीदी योजना। ठीक है, ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लक्षित करती है, जिसका उद्देश्य 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को परिवार की वार्षिक आय 1 लाख तक बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाना है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लॉन्च हुई है। नेक्स्ट है, देखिए शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चंस बन रहे थे। तो संगीत नाटक अकादमी आधिकारिक तौर पर 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। हालांकि संस्कृत मंत्रालय के अनुसार छऊ नृत्य भी इसमें जोड़कर 9 हो जाते हैं। ठीक है, छऊ नृत्य 3 जगह मनाया जाता है। ठीक है, पुरुलिया शैली पश्चिम बंगाल में, मयूरभंज उड़ीसा में, और सरायकेला झारखंड में बनाया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो हम 8 नृत्यों के बारे में जान लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, यह सबसे प्राचीन नृत्य शैलियों में से एक है जो तमिलनाडु में है। ठीक है, वहीं कथक उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुर मणिपुर में, और सत्या असम में। सत्या जो है असम में, यह सबसे नवीनतम नृत्य 2000 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, और ये वैष्णव मठों से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखना। एक प्रश्न ये है आपका, प्रथम अंतरिक्ष मिशन के वैज्ञानिक के जनक कौन थे? तो ये भी आप ध्यान रखना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के जो संस्थापक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, जिन्होंने 1969 में इसरो की स्थापना की और प्रथम भारतीय उपग्रह मिशन आर्यभट्ट 1975 का आधार तैयार किया। बात करें होमी भाभा परमाणु ऊर्जा के जनक की, तो ध्यान रखना एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ये भाभा, और इसके जो अबुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है, और सतीश धवन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। विक्रम साराभाई ने थंबा केरल में पहला रॉकेट लॉन्च स्टेशन स्थापित कर अंतरिक्ष विज्ञान की नींव रखी थी। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट बस, है ना, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को पहले, एजुकेशन को तो कर लिया करो। चलो दोस्तों, 1951 में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते और पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा है? तो आप सबको पता ही होगा, 1951 नई दिल्ली में जो एशियाई खेल हुए थे, इनमें जो भारत की जो पोजीशन रही थी वो रही थी सेकंड। ठीक है, और पहले पे रहा था जापान। पहले पे कौन रहा था? जापान तुम्हारा। ठीक है, तो और इसमें भारत ने 15 स्वर्ण जीते थे। ठीक है, 15 स्वर्ण जीते थे, 15 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, याद रखना है इन। और कुल पदक पूछ ले तो 51 कुल पदक थे, 51। ठीक है, जिसमें से 15 गोल्ड थे, 15 क्या थे? गोल्ड, 16 सिल्वर थे, और 20 आपके कांस्य पदक थे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस कानून का स्थान लिया गया है? विच लॉ हैज द भारतीय न्याय संहिता 2023 रिप्लेस्ड? तो आप सबको पता है कि पहले 2023 में हमारी भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई थी, लेकिन इससे पहले आईपीसी होती थी, भारतीय दंड संहिता होती थी, जो कि 1860 में लागू हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, तो इसके बारे में बता देता हूं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में 2023 को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी इसको, और 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुई, जिसने औपनिवेशक कालीन भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान ले लिया था। आईपीसी की बात करें धाराओं की, तो पहले 511 धारा होती थी, आपकी 511 है।
ठीक है, आईपीसी में, लेकिन बीएनएस में 358 है। ठीक है, जिसमें नए अपराध जोड़े गए हैं और कुछ पुराने हटा दिए गए थे और कई के लिए दंड भी बढ़ाया गया है इसमें। ठीक है, और यह सुधार आधुनिक अपराधों जैसे साइबर अपराध हुआ, संगठित गिरोह हुए, इनसे निपटने के लिए किया गया है, जबकि और न्याय पर भी जोर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है आपको, झुम्पा लाहिड़ी को द इंटरप्रिटेटर ऑफ मालदीव पुस्तक के लिए पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष मिला है? तो देखिए, जो झुम्पा लाहिड़ी जी हैं, इनको पुलित्जर प्राइज मिला है आपको, और ये जो इनकी बुक थी ये 2000 ईस्वी में, ठीक है, तो 2000 ईस्वी में पुलित्जर पुरस्कार मिला था, झुम्पा लाहिड़ी को मिला है। ठीक है, और इनकी एक लघु कहानी संग्रह है द इंटरप्रिटेटर ऑफ मालदीव। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि एक फिक्सर श्रेणी के लिए था, और ये इनकी पहली प्रकाशित पुस्तक थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, इसी में आपका एक प्रश्न पूछा गया है, 1978 के आसपास विच 5 ईयर प्लान्स, देखिए पंचवर्षीय योजनाओं से भी प्रश्न बन रहे हैं आपके एग्जाम में, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, विच 5 ईयर प्लान्स वाज रनिंग इन इंडिया अराउंड 1978 एंड विच प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर दैट। ठीक है, तो इनसे पूछा गया भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और उसके बाद किस योजना को लागू किया गया था। 1978 के आसपास की बात हो रही है, तो आप सबको पता ही होगा 1978 के आसपास के बारे में बता दूं। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से चलती है आपकी 1956। ठीक है, ये तो आप सबको याद ही है। इसके बाद 1956 से चलती है 1961, और तीसरी योजना चली आपकी 1961 से 66। ठीक है, तीन के बाद तीन का गैप हुआ, तीन के बाद तीन का गैप हुआ। ठीक है, अवकाश रहता है। ठीक है, इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना चली आपकी 1969 से 1974 तक। ठीक है, और इसके बाद ही तुरंत बाद पांचवी चल रही थी, पांचवी ही आपकी पूरी नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ जाती है बीच में, तो ये 1974 से और 1978 तक ही रुक जाती है, जबकि 79 तक का प्लान था। ठीक है, ये पांचवी थी हमारी, ये आप सबको पता ही होगा। तो आप सबको मैं बता देता हूं, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-78 चली, मैंने आपको बताया, और यह योजना मूल रूप से 79 तक थी। ठीक है, लेकिन बीच में क्या होता है, 1977 में राजनीतिक परिवर्तन के बाद एक नई पार्टी आ जाती है, जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, यानी कि मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में बनती है। ठीक है, और इस योजना के समय से एक वर्ष पहले ही 1978 में इसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और 1978 से 1900 के बीच रोलिंग प्लान आता है। तो पांचवी योजना को समाप्त करने के बाद जनता सरकार ने रोलिंग प्लान, यानी कि जो अनुवर्त योजना थी, वो पेश की, और इसे जनता पार्टी की अपनी छठी योजना 1978-83 के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन 1980 में कांग्रेस सरकार की वापसी के बाद इसे रद्द कर दिया गया और एक नई आधिकारिक छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तो पंचवर्षीय योजना 1978 में खत्म हो जाती है, तो क्या आता है, छठी पंचवर्षीय योजना इसको बुलाते थे हम। 1978 के आसपास की बात करें तो रोलिंग और रोलिंग प्लान भी इसी में रहा था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना एंड रोलिंग प्लान, 5 ईयर प्लान। अब आप सबको कह रहे होंगे कि पांचवी लगाओ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 1978 में ये समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद छठी पंचवर्षीय ही योजना चालू हो गई थी, जिसको हम अनवर्त काल बोल रहे हैं ना, 2 वर्ष का, ये भी इसके बीच में, इसको तब बोलते हैं क्योंकि 2 वर्ष सरकार फिर चेंज हो गई थी, कांग्रेस आ गई थी, फिर से स्टार्ट हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा डीप में पढ़ के जाना पंचवर्षीय योजना। मुख्य उद्देश्य क्या था पांचवी योजना का, मैं बता देता हूं। मुख्य नारा था गरीबी हटाओ। ठीक है, और रोलिंग प्लान का विचार कुन्नार मेडल द्वारा दिया गया था, जिसका उद्देश्य था वार्षिक आधार पर लक्ष्यों की समीक्षा और संशोधन करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखिए छठा भी है, पांचवा, आप दोनों को देखिए, ये अभी डाउट में भी है, फिर भी 6 रख रही है आप। दूसरे पर फिर आपका पंचवर्षीय योजना पांचवी थी 1978 तक, ये आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, अपने हिसाब से। फिर भी नेक्स्ट क्या पूछा था, छऊ नृत्य भारत के किन राज्यों में बनाया जाता है? छऊ नृत्य भारत के किन राज्यों में बनाया जाता है और इसके 3 प्रमुख प्रकार कौन से? तो आप सबको पता है, छऊ नृत्य को ही अर्धशास्त्रीय नृत्य कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अर्थशास्त्रीय नृत्य किसको कहते हैं? छऊ नृत्य को। ये 3 राज्यों में बनाया जाता है, पुरुलिया आपका पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है। ठीक है, मयूरभंज उड़ीसा में, और सरायकेला झारखंड में बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट है आपका।
इसमें कुछ चीजें और बता देता हूँ। मयूरभंज इसमें जो है, जो पुरुलिया हुआ और सरायकेला हुआ, ठीक है, इसमें मुखौटा का प्रयोग करते हैं, लेकिन मयूरभंज में मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है। और ये भी याद रखिएगा, इसको 2010 में, शमरत को 2010 में क्या हुआ था, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर लिया गया था 2010 में। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट पूछा है, वर्तमान के जो भारत के केंद्रीय दूरसंचार मंत्री है, जो कैबिनेट मंत्री हैं, और संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस पूछा है इसने कैबिनेट मिनिस्टर में, एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया पूछा है इसने। तो पता ही होगा आपको, ये हैं आपके ज्योति आदित्य एम सिंधिया, ठीक है, ये आप भी याद रखिएगा। और दूसरे थे आपके चंद्रशेखर पेम्मासानी, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। यहां भी मैंने मेंशन कर रखा है, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री वर्तमान में ज्योति आदित्य एम सिंधिया हैं, ठीक है, भारत के केंद्रीय संचार मंत्री हैं, जून 2024 से इस पद पर कार्यरत हैं, ठीक है। और संचार राज्य मंत्री की बात करें तो ये डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी है, वर्तमान में संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, जुलाई 2025 में गोवा के 22वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जुलाई 2025 में 22वें राज्यपाल के रूप में आपको पुष्पापति अशोक गजपति राजू को नियुक्त किया गया है। देखिए, इससे पहले मैं बता देता हूं, 10 से 15 मिनट में मैंने सारे 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश में जितने भी राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हुए, उपराज्यपाल हैं, ठीक है, राजधानी है, कितनी लोकसभा राज्यसभा में, मैंने कंप्लीट एक ही वीडियो में मेंशन करके पूरा करा रखा है। यूट्यूब पर आप चले जाइए, देख लीजिए, वीडियोज में चले जाइए, या करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है लेटेस्ट 2-3 वीडियो, उसमें जाके देख लीजिए। इस वीडियो को देख के जाना, स्पीड में देख लो, ठीक है। 10 मिनट में इस वीडियो को आप देख सकते हो। सारे राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री कंप्लीट हो जाएंगे, एक ही में सब कुछ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर मैंने राज्य दे दिए, दिया हुआ देखिए, यहाँ पे राज्य है, फिर आपकी राजधानी दे दी है यहाँ पे, ठीक है, फिर राज्यपाल दे दिए, फिर मुख्यमंत्री है, फिर लोकसभा राज्यसभा सीट है, ठीक है। ऐसे मैंने पूरा बना दिया है, देख के जाना आप उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 14A अनुच्छेद 323A और 323B को जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद किससे संबंधित है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है, और इसके माध्यम से एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 14A, ठीक है, जिसका शीर्षक था ट्रिब्यूनल, और अनुच्छेद 323A जोड़ा गया था, यह प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से संबंधित है, ठीक है। याद रखना है आपको, यह संसद को केंद्र और राज्यों के जो सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित भी है। ये पॉइंट आप याद रखना। 42वां संविधान संशोधन 1976, ट्रिब्यूनल अधिकरण। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें ही पॉइंट है आपके, विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है। इसी के तहत 1985 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT की स्थापना की गई, और अनुच्छेद 323B यह अन्य मामलों के लिए ट्रिब्यूनल से संबंधित है। यह संसद और राज्य विधानसभाओं का कराधान, विदेशी मुद्रा, श्रम विवाद, भूमि सुधार और खाद्य सामग्री जैसे विभिन्न अन्य विषयों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, योजना का जो विस्तार है, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया, चाहे उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। बीमा राशि की बात करें तो 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर इसमें मिलता है, आपको याद रखना है। इससे संबंधित एक फैक्ट आप याद रखना, आयुष्मान वय वंदना कार्ड इस विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए एक नया और अलग आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जाता है, ये भी ध्यान रखना पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है आपसे, लावड़ी और मोहिनीअट्टम किस राज्य और नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए, लावड़ी तो महाराष्ट्र से है और मोहिनीअट्टम है आपका केरल। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो
आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, जिसमें भरतनाट्यम है आपका, तमिलनाडु का सबसे पुराना नृत्य है ये, ठीक है। इसके बाद बात करें हम तो कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश का है। कथक है आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है, कथक उत्तर प्रदेश का है या उत्तर भारत का है। साथ में आपको याद रखना है कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है, दोनों को याद रखिए, केरल के हैं, ध्यान रखना आप ये। मणिपुर का, उड़ीसा जो ओडिसी नृत्य है वो ओडिशा का, ठीक है। और सत्या नृत्य आपका ये असम का है। सत्या कहाँ का है? असम का है, और 2000 में से शामिल किया गया। 500 वर्ष पुराना नृत्य है ये, नवीनतम सबसे यही है सत्या, ये भी आप ध्यान रखना, रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, आपने नोट्स बनाए होंगे इन चीजों के। तो हमारा प्रश्न रहेगा महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावड़ी और केरल का शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसमें। नेक्स्ट पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे और किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया था तथा इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली हिंदी लेखक कौन थी? तो आप सभी को पता है पहली हिंदी लेखिका तो हमारी थी, ऑप्शन का है गीतांजलि श्री। इनको ये रेत समाधि के लिए दिया गया था, रेत समाधि, ठीक है, रेत समाधि के लिए दिया गया था इनको। और दूसरे ये थे आपके जेनी एप्रेनबेक, ठीक है। इनके बारे में मैंने डिटेल्स में भी नीचे रख रखा होगा, अभी दिखा देता हूँ, यहाँ लिख रखा है हमने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जर्मन जो लेखिका हैं जेनी एप्रेनबेक को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए प्रदान किया गया था, जिनकी अंग्रेजी अनुवाद माइकल हॉफमैन ने किया था। और यह पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री थी, जिन्हें 2022 में उनकी पुस्तक रेत समाधि के लिए सम्मान मिला था, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। ये देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है व्हाट वाज इंडिया परफॉर्मेंस इन द 2010 एशियंस गेम्स। 2010 के एशियाई खेलों में ग्वांगजू जो चीन में भारत का प्रदर्शन कैसा था और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए 16वें एशिया खेल में बात करें तो 2010 में चीन के जो ग्वांगजू में आयोजित किया गया था ये। पदक तालिका की बात करें तो भारत ने इन खेलों में अपना उस समय तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 2018 और 2023 के खेलों से पहले भारत ने कुल 65 पदक जीते, जिनमें 14 स्वर्ण थे, ठीक, 14 गोल्ड, 17 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज शामिल थे। रैंकिंग की बात करें तो पदक तालिका में भारत 6वें स्थान पर था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया आपका, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, भारत में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के पद पर सीधी भर्ती या नियुक्ति मुख्य रूप से किन संस्थाओं द्वारा की जाती है? तो देखिए यूपीएससी, और ये तो आपका है ही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग, ये तो आपको पता ही है, इसमें पहला गलत है। तो देखिए ये एसएससी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हो सकती है या फिर राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा होता है, ये ज्यादातर है, ठीक है। इसको हम डिटेल्स में देख लेते हैं, मैंने, हाँ ये रहा। देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो नियुक्ति है भारत में 2 प्रकार से होती है। पहला दे रखा है मैंने सेंट्रल लेवल और दूसरा है स्टेट लेवल, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल में बात करूं तो दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीएफ में एएसआई और एसआई के पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। उदाहरण के लिए एसएससी सीपीयू एग्जाम के माध्यम से इन पदों पर भर्ती होती है, ठीक है। और राज्य स्तर की बात करें तो प्रत्येक राज्य का अपना राज्य पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड होता है, ठीक है, जो संबंधित है राज्य पुलिस में एएसआई के पदों के लिए अधिसूचना जारी करता है। यूपी पुलिस हुई, बिहार पुलिस हुई जैसे, ठीक है। वहीं पदोन्नति प्रमोशन की बात करें तो कई बार हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत जवानों को उनके अनुभव और विभागीय परीक्षा के आधार पर एएसआई के पद पर पदोन्नत किया जाता है, ठीक है, प्रमोशन कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपसे पूछा गया खानवा का युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया और इसका जो अंतिम परिणाम था वो क्या था? देखिए खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। यह पानीपत का पहले युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा बड़ा युद्ध था, यह आपको ध्यान रखना है। और स्थान था ये युद्ध राजस्थान के भरतपुर के पास खानवा नामक स्थान पर हुआ था। और यह युद्ध मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के जो राजपूत राजा राणा सांगा थे उनके मध्य हुआ था। राणा सांगा के साथ कई अन्य राजपूत राजा थे, महमूद लोदी जैसे अफगान शासक भी शामिल थे इसमें। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। बाबर की बेहद
बेहतर सैन्य रणनीति और तोपखाने का प्रयोग ने राजपूत सेना पर भारी बढ़त दे दी थी। यानी कि इसमें राणा सांगा हार गए थे और इस जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। याद रखना, खानवा के युद्ध के बाद तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, बाबर की जीत हुई थी, ध्यान रखना, ऑप्शन बी था। चले नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है आपसे, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है और यह पुस्तक मुख्य रूप से किसके जीवन और शासनकाल से संबंधित है? देखिए, हर्षचरित की रचना 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट द्वारा की गई थी, ठीक है। और बाणभट्ट सम्राट जो हर्षवर्धन है, इनके दरबारी कवि थे। और इस पुस्तक में भारतीय इतिहास में संस्कृत का पहला ऐतिहासिक जीवनी ग्रंथ माना जाता है इसको। इसमें बर्धर वंश के इतिहास और राजा हर्षवर्धन के जीवन, उनके राज्यरोहण और उनके शासन का विस्तृत पूरा वर्णन दिया गया है। और यह ग्रंथ अलकंत है, संस्कृत गद्य में लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। और बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी रचा था, जो दुनिया के सबसे पुराने उपन्यास है उनमें से एक माना जाता था। हर्षवर्धन स्वयं भी एक विद्वान राजा थे, जिन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जैसे नाटक भी लिखे हैं। याद रखिएगा, हर्षवर्धन द्वारा लिखे हुए प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जैसे नाटक। नेक्स्ट आपसे पूछा था, भारत में नई दूरसंचार नीति 1999 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो देखिए, भारत में पहली दूरसंचार नीति 1994 में आई थी, लेकिन क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 26 मार्च 1999 को नई दूरसंचार नीति 1999 यानी कि एनटीपी को मंजूरी दे दी थी। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। और इसमें जो परिवर्तन हुआ था, इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए निश्चित लाइसेंस शुल्क, फिक्स्ड लाइसेंस फीस, ठीक है, मॉडल को बदल कर राजस्व साझाकरण यानी कि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में बदलना था। इससे टेलीकॉम कंपनियों की वित्तीय राहत मिली और भारत में मोबाइल क्रांति का आधार, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा था उपन्यास फुटकू के लेखक कौन है और इसे वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो देखिए, जो वुटकू के ऑथर है उसके बारे में पूछा है और नोवेल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बता दूं, वुटकू बंगाली लेखक मनोरंजन व्यापारी का उपन्यास है, जो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट या लॉन्ग लिस्ट में चुना गया था, ठीक है। इस पुस्तक का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद बी रामास्वामी द्वारा किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत में रोलिंग प्लान बात करें हम, रोलिंग प्लान अनुवर्त योजना सिस्टम कब शुरू किया गया और इसे लागू करने का मुख्य कारण क्या रहा? तो देखिए, मैंने भी आपको बताया था, भारत में रोलिंग प्लान शुरू हुआ था 1978-80 के बीच लागू हुआ था। जनता पार्टी की सरकार आ जाती है बीच में, ठीक है, फिर 2 साल बाद फिर से कांग्रेस की पार्टी आ जाती है। तो आप सबको इसको मैंने बता ही दिया था अभी। तो शुरुआत का कारण था 1977 में सत्ता में आई जनता पार्टी। तो ऑप्शन में क्या गया है? आर्थिक मंदी के रोकने के लिए, नियोजन में लचीलापन और राजनीति के परिवर्तन के कारण, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका इसमें, ठीक है, राजनीति के परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ पॉइंट याद रखिएगा। रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है वो स्वीडिश अर्थशास्त्री गुन्नार मिडल द्वारा दी गई है और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य नियोजन से लचीलापन लाना था, जिसमें योजना के लक्ष्यों और आवंटनों की हर साल समीक्षा की जाती थी और अगले वर्ष के लिए उन्हें संशोधित किया जाता था। इसका जो मुख्य ध्यान था वो रोजगार सृजन और कृषि व लघु उद्योगों को बढ़ावा देना था। 1980 में कांग्रेस सरकार की वापसी के साथ ही इसे रद्द किया गया और पुनः छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 तक शुरू की गई। पंचवर्षीय योजना मैंने यहां तक बता दी थी आपको, छठी तक। छठी चली थी 1980 से 85 तक, 7वीं 85 से 90 तक, फिर 2 साल का अवकाश रहा, ठीक है, याद रखना। फिर 8 से 92 से 97, 8वीं 9वीं पंचवर्षीय योजना चली आपकी 97 से 2002, ठीक है, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं चली 2007 से 2012, ठीक है, ऐसे याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अब। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये पूछा गया आपसे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है और यह किन प्रमुख नदियों के संगम द्वारा निर्मित होता है? तो देखिए, सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा,
ठीक है, जिसको हम सुंदरवन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहते हैं, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है और दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी को संगम में बनता है। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, याद रखना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है ये। नेक्स्ट पूछा गया था आपको, इसमें एक क्वेश्चन पूछा आपको कि असमिया भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे और उनकी किस कृति पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो देखिए असमिया के लिए प्रतिष्ठित जो लेखक रहे हैं आपके वो थे बिमल मजूमदार। ठीक है, इनको 2024 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है, ध्यान रखना असमिया के लिए। एक और बात, वीडियो जिन्होंने अंत तक देखी है ना, जिस भी स्टूडेंट से मैं बता रहा हूँ, उसके लिए तो रामबाण है पूरा का पूरा। ये भी मैंने 10 मिनट में करा रखा है, जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, ये भी मैंने उसी प्लेलिस्ट में आपके पढ़े हैं, देखिए जाके करंट अफेयर्स वाली में 3-4 वीडियो उनमें आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाएंगे। 10 मिनट में करा रखा है पूरा, हिंदी में किसको मिला है, अंग्रेजी में किसको मिला है, सब करा रखा है मैंने पूरा। ठीक है, तो जरूर देख के जाइए ये। ठीक है, बहुत अच्छा करा रखा है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले कर लो, यही भाईचारा है अपना और तुम्हारा, हमारा और आपका। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आप ध्यान रखना, इनका जो उपन्यास था वो था कालो मानूर देश। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, कालो मानूर देश। मैंने ये उपन्यास भी सबके लिखवा रखे, उसमें ध्यान रखना। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करूं तो ये भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है, जो साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष 24 भाषाओं को सब्सिट्यूट कृतियों को दिया जाता है। 22 आपकी संविधानी भाषा हो गई। ठीक है, एक अंग्रेजी और शायद एक राजस्थानी है आपकी। इस पुरस्कार के तहत विजेता को एक उत्कीर्ण ताम्र फलक, शॉल और 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है, ध्यान रखना। चले नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा आपसे। नेक्स्ट पूछा है, भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय युवा संसद योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए कौन सी विशिष्ट योजना शुरू की गई है। योजनाओं की वीडियो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, टेंशन फ्री रहना, डाल दूंगा, आप इसे देखो, 1-2 दिन में डाल दूंगा वो वीडियो। योजना की 10-12 मिनट की बनाऊंगा बस, छोटी सी, सारी योजना कंप्लीट आपकी। ठीक है, तो देखिए, संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना के दायरे को बढ़ाते हुए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को जोड़ने के लिए बाल संसद की शुरुआत की है। यह विशेष रूप से कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए डिजाइन की गई है। किशोर संसद यानी कि यह कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए। और तरुण संसद की बात करें तो यह विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तरों के छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया, भारत सरकार संसदीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद द्वारा 6 से 8 के छात्रों के लिए कौन सी विशिष्ट योजना शुरू की है। तो देखिए, ये की गई है आपकी युवा संसद योजना। ठीक है, दायरे को बढ़ाते हुए प्राथमिक क्षेत्र के जोड़ने के लिए बाल संसद द्वारा। ठीक है, तो इसमें हमारी क्लास खत्म होती है। हाँ, इसका आंसर लगा लीजिए सीधा। तबीयत खराब है मेरी थोड़ा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लस सब्सक्राइब भी चैनल को। ठीक है, ये आपका काम है भाईचारा निभाने का। तो चलिए, ऐसे ही हंटर एसएससी पर और सारी वीडियो आएंगी आपके लिए। शुरुआत है, मैं भी सीखने की उम्र में हूँ, आपको बता दूँ। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी, ढूंढनी पड़ेगी आपको बस। ठीक है, चलिए चलते हैं। जय हिंद।